सभी को मेरा नमस्कार। श्यामानुज जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारी सीरीज है स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक परीक्षाओं में से एक या दो सवाल स्थानीय स्वशासन से ज़रूर आते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इसे ध्यान से देखें। आइए देखते हैं पहला सवाल। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर है पीवी नरसिम्हा राव। पंचायतों से संबंधित 73वां संविधान संशोधन तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 74वां संविधान संशोधन वर्ष 1992 में किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, जो भारत के प्रथम दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 20 जून 1991 से 16 मई 1996 तक था। दूसरा सवाल, पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इनमें सरकार की 3 श्रेणियां हैं। बिल्कुल सही है। प्रथम है जिला स्तर पर, दूसरा है ब्लॉक पंचायत समिति और तीसरा है ग्राम सभा। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान कराना है। यह कथन भी सही है। कथन सी है, जिला परिषद में अनेक सदस्य के रूप में कुछ सांसद शामिल होते हैं। यह कथन भी सत्य है। इस प्रकार पंचायती राज प्रणाली से संबंधित दिए गए तीनों कथन सत्य हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। पंचायतों को वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन सा राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? सही उत्तर है संबंधित राज्य का राज्यपाल। संबंधित राज्य का राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, जिसका मुख्य कार्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करना है। चौथा सवाल, निम्न में से कौन सा एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? कथन बी है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम यह पंचायतों से संबंधित नहीं है, जबकि अन्य तीनों कथन सत्य हैं। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। यह कथन सत्य है। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। यह कथन भी सत्य है। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। यह कथन भी सत्य है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 पंचायतों से नहीं बल्कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके माध्यम से संविधान में एक नया भाग 9 क तथा 12वीं अनुसूची जोड़कर नगरीय स्वशासन, जिसके अंतर्गत नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम का प्रावधान किया गया। 5वां सवाल, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? कथन भी सत्य नहीं है, जबकि अन्य कथन सही है। आइए पहले सत्य कथनों को देख लेते हैं। पंचायत व्यवस्था प्राचीन काल से भारतीय ग्रामीण जीवन का अभिन्न अंग रहा है। यह कथन सत्य है। यह एक त्रिस्तरीय संरचना है। यह कथन भी सत्य है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाया है। यह कथन भी सत्य है। इसका विश्लेषण देखते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती व्यवस्था ग्रामीण जीवन का अभिन्न अंग रही है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ, जिसके माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। संविधान के अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों की शक्तियों, अधिकार तथा उत्तरदायित्व के विषय में उपबंध किए गए हैं। पंचायतों को चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? सही उत्तर है राज्य सरकार।
पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार राज्यों को प्राप्त है। साथ ही राज्य सरकार राज्य विधानमंडल द्वारा पंचायतों की संरचना का भी निर्धारण किया जाता है। अनुच्छेद 243 ग भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य है। सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला प्रथम राज्य है, जहां 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया। इसके पश्चात आंध्र प्रदेश वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य बना। CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए वर्ष 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्थापित वह समिति जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था, उस समिति का क्या नाम था? सही उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति। वर्ष 1952 में प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा वर्ष 1953 में प्रारंभ राष्ट्रीय वित्त सेवा के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा CDP की सफलता सुनिश्चित करने हेतु त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव दिया। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान मॉडल की अनुशंसा की थी? सही उत्तर है द्विस्तरीय मॉडल। पंचायती राज व्यवस्था में उत्पन्न कमियों को दूर करने के लिए वर्ष 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की, जिसमें प्रथम स्तर पर मंडल पंचायत, जिसमें 15-20 गांव तथा द्वितीय स्तर पर जिला परिषद शामिल होगी। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है कुल स्थान का 1/3। अनुच्छेद 243 घ के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्येक स्तर पर कुल स्थानों के 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? सही उत्तर है LM सिंघवी कमेटी। वर्ष 1986 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु अनुशंसाएं देने के लिए LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की अनुशंसा की। साथ ही पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी पर प्रतिबंध, ग्रामीण न्यायालयों या न्याय पंचायतों तथा पंचायती राज अधिकरण की स्थापना की अनुशंसा की। पंचायती राज व्यवस्था में निम्न में से कौन सी समिति संबंधित नहीं है? सही उत्तर है VKRV राव समिति, जबकि अशोक मेहता समिति, के संथानम समिति और BR मेहता समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। आइए देखते हैं अगला सवाल। भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आरंभ की गई है? अनुच्छेद 40 में। भारत में पंचायती राज प्रणाली की स्थापना संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल किए गए हैं, जो अनुच्छेद 40 में वर्णित है। अनुच्छेद 40 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ प्रदान करेगा जो उन्हें एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो। ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है। सही उत्तर है पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 के खंड ख में ग्राम सभा को ग्राम पंचायत की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला सवाल, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या आशय है? सही उत्तर है स्थानीय सरकार। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय स्थानीय स्वशासन की स्थापना से है, जहां स्थानीय विषयों से संबंधित निर्णयों में स्थानीय जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है? सही उत्तर है ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा क्षेत्र पंचायत समिति, जिला परिषद। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद शामिल है, परंतु कुछ राज्यों में इनसे भिन्न प्रावधान भी है, जैसे केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम। ये सभी जगह पर एक स्तरीय ग्राम पंचायत कार्यरत है। असम, ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, इन सभी राज्यों में द्विस्तरीय पंचायत समिति है। द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू है। पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में पंचायतों के स्थान पर एक स्तरीय जनजातीय परिषद कार्यरत है। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? यह कथन चार्ल्स मेटकाफ का है। वर्ष 1830 में चार्ल्स मेटकाफ ने भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र के रूप में विद्यमान है। विदेशी संबंधों से स्वतंत्र होने के साथ साथ इनमें आवश्यकतानुसार का लगभग सब कुछ उपलब्ध रहता है। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? सही उत्तर है अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। भारत में प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक कार्यरत रहती है। यदि पंचायत इससे पूर्व किसी कारणवश विघटित होती है तो नई पंचायत का चुनाव विघटन की तारीख से 6 माह में होना चाहिए। यह नई पंचायत शेष अवधि तक कार्य करेगी, परंतु यदि पंचायत के विघटन की तारीख से नई पंचायत के चुनाव तक 6 माह से कम समय का शेष हो तो शेष अवधि के लिए चुनाव कराना आवश्यक या अनिवार्य नहीं है। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। सही उत्तर है 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? सही उत्तर है विकल्प बी, पंचायती राज पद्धति। तृणमूल लोकतंत्र ग्रास रूट डेमोक्रेसी का सामान्य अर्थ जमीनी लोकतंत्र अर्थात निचले स्तर पर लोकतंत्र से होता है। इसका संबंध लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से होता है। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? सही उत्तर है सही उत्तर है महात्मा गांधी। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से नहीं बल्कि राजनीतिक व प्रशासनिक रूप से भी आत्मनिर्भर व विकेंद्रीकृत होना चाहिए। उन्होंने पंचायतों के प्रशासन हेतु निर्वाचन के लिए वयस्क मताधिकार को अपनाने पर जोर दिया। 73वें संविधान संशोधन को अपनाने या अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पंचायत चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है, जबकि पंचायती राज व्यवस्था को वर्ष 1959 में लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान है, जहां के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं के शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? सही उत्तर है न्यायिक पुनरीक्षण, जबकि अन्य तीनों विकल्प पंचायती राज व्यवस्था के शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की शक्ति न्यायपालिका के अंतर्गत आती है। यह पंचायती राज विषय से संबंधित नहीं है, जबकि विकल्प में दिए गए अन्य विषय पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत शामिल हैं।
आइए पंचायती राज से संबंधित कुछ प्रमुख समितियां और उनकी अनुशंसाओं को देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन वर्ष 1957 में किया गया था, उसकी अनुशंसाएं पंचायतों की इस त्रिस्तरीय संरचना में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का सुझाव दिया गया। अशोक मेहता समिति, गठन वर्ष 1977, त्रिस्तरीय के स्थान पर द्विस्तरीय पंचायती की व्यवस्था, जिला स्तर पर जिला परिषद तथा ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत। PVK राव समिति, वर्ष 1985, पंचायती राज में जिला परिषद को सर्वाधिक महत्व देने की अनुशंसा, SC एवं ST तथा महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने की अनुशंसा। डॉक्टर LM सिंघवी समिति, गठन वर्ष 1986, अनुशंसा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने तथा नियमित चुनाव कराने का सुझाव दिया गया। PK थुंगन समिति, गठन वर्ष 1988, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का सुझाव दिया गया। आइए देखते हैं 11वीं अनुसूची में पंचायतों को जिन 29 विषयों सौंपा गया है उनमें उनके क्या क्या विषय हैं। कृषि, जिसमें कृषि विस्तार सम्मिलित है। भूमि विकास, भूमि सुधार लागू करना, भूमि संगठन एवं भूमि संरक्षण। तीसरा, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और नदियों के मध्य भूमि विकास। चौथा, पशुपालन, दुग्ध प्रबंधन और नदियों के मध्य भूमि विकास। पाँचवा, मत्स्य उद्योग। छठा, वन जीवन तथा कृषि खेती वनों में। सातवां, लघु वन उत्पत्ति। आठवां, लघु उद्योग, जिसमें खाद्य उद्योग सम्मिलित है। नौवां, खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग। 10वां, ग्रामीण आवास। 11वां, पीने वाला पानी। 12, ईंधन तथा पशु चारा। 13, सड़कें, पुलों, तटों, जलमार्ग तथा अन्य संचार के साधन। 14, ग्रामीण विद्युत, जिसमें विद्युत विभाजन समाहित है। 15, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। 16, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। 17, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा संबंधी विद्यालय। 18, तकनीकी प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक एवं व्यावसायिक शिक्षा। 19, वयस्क एवं गैर वयस्क औपचारिक शिक्षा। 20, पुस्तकालय। 21, सांस्कृतिक कार्य। 22, बाजार एवं मेले। 23, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा दवाखाने शामिल हैं। 24, पारिवारिक समृद्धि। 25वां, महिला एवं बाल विकास। 26, सामाजिक समृद्धि, जिसमें विकलांग व मानसिक रोगियों की समृद्धि निहित है। 27, कमजोर वर्ग की समृद्धि, जिसमें विशेषकर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का वर्ग सम्मिलित है। 28, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और 29वां और अंतिम विषय है सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख। 12वीं अनुसूची से संबंधित विषयों को देख लेते हैं। 12वीं अनुसूची में कुल लगभग 18 विषय प्रदान किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं। पहला विषय है नगरीय योजना, जिसके अंतर्गत शहरी योजना भी शामिल है। विषय 2 है भूमि उपयोग का विनिमय और भवनों का निर्माण। विषय 3 है आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना। विषय 4 है सड़कें और पुल। 5वां विषय है घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए जल प्रदान करना। 6ठा विषय है लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सफाई और कचरे का प्रबंधन। 7वां विषय अग्निशमन सेवाएं। 8वां विषय नगरीय वानिकी, पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी पहलुओं की अभिवृद्धि। 9वां है समाज के दुर्बल वर्गों, जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति हैं, के हितों का संरक्षण करना। 10वां विषय गंदी बस्ती सुधार और उन्नयन। 11वां विषय नगरीय निर्धनता उन्मूलन। 12वां विषय पार्क, उद्यान, खेलों के मैदानों की व्यवस्था करना। 13वां विषय सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक और सौंदर्यपरक पहलुओं की अभिवृद्धि करना। 14वां विषय शवगाड़ना, कब्रिस्तान, शवदाह और शमशान और विद्युत शवदाह गृह का प्रबंधन। 15वां विषय कांजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण। 16वां विषय जन्म मरण सांख्यिकी, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण है। 17वां विषय लोक स्वास्थ्य, लोक सुख सुविधाएं, जिसके अंतर्गत पथ प्रकाश, पार्किंग,
स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएं हैं। बूचड़खाना और चर्म शोधनशालाओं का विनियमन।